आजकल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फिल्म नहीं बनाई है। ये फिल्म बनी है, प्रोजेक्ट नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं ना, आपको भाषा पे, धर्म पे, जात पे बात करने का कोई हक नहीं है। पहली बात, ये जो आग जो निकली है ना, यही सारे बिखराव का कारण बनेगी। ये कुछ नहीं है, ये न तो मराठी हिंदी का झगड़ा है, ये केवल वोट की राजनीति है। अमिताभ बच्चन साहब ने फोन कर दिया और कहा फिल्म बना रहे हो, अमिताभ बोल रहा हूँ, क्या तुम ऐसा काम करना चाहोगे? जरूर करना चाहूँगा सर। और उन्होंने कास्ट किया तो एक रिश्ता फिल्म बनी। एक्टर ने एक दिन फोन किया था, उससे पहले कहा था सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज। लड़का बोले आज अभी ठीक है 4 बजे आ जाओ। वो आए, मुझे मिले, वो अक्षय कुमार बन गए जानवर। वी आर लीस्ट बादर फारे आए। एआई वो नहीं करता जो हमारे अंदर है। जी। सो बात हो रही है अंदाज 2 की, और हम तीनों के हाथ में है गर्मा गर्म चाय, तो ऑफ कोर्स बातें भी बहुत गर्मा गर्म होने लगी हैं। समीर जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमने सुनील जी से बात करी थी और बहुत अच्छी बातें करी थी। आज समीर जी भी ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और हमने सुनील जी से जाना था कि ये कैसे जोड़ी बनी। इनफैक्ट 3 लोग एक साथ आए हैं बहुत सालों बाद। प्लीज पहले आप बताइए अंदाज 2 के लिए कैसे मतलब मान गए, क्या करना पड़ा एग्जैक्टली? अरे तो सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ सुनील दत्तन को, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि डायरेक्टर जो होता है कैप्टन ऑफ द शिप जी, वो अगर मजबूत हो ना तो शिप अपने आप मजबूत हो जाती है। और जोड़ियां बनाना इनका काम है। इनके लिए किसी के साथ किसी की जोड़ी बनाना इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ये 2 नई लड़कियों को लेके, लारा और प्रियंका को लेके अंदाज बना सकते हैं, तो इनकी मास्टरी है इस चीज में, एक्सपेरिमेंट करने में ये मास्टर है। दूसरी बात, अंदाज के लिए जो सबसे खास बात जो हमारे दिल में है, मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो फिल्में होती हैं ना, जिसमें न्यू कमर है, लव स्टोरी है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, और नदीम श्रवण और मैं हूँ जी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है इस पिक्चर को लेके। तो मैं आज भी किसी रेडियो स्टेशन पे जाऊं, आज मैं किसी पॉडकास्ट में जाऊं, एक ही सवाल, सर वी आर डाइंग टू हियर 90। अरे भाई डाइंग टू हियर तो अब मत जी, अब आ गया तेरे जीने का टाइम, अब मरने का वक्त गया। दिस इज द राइट टाइम टू हियर दिस 90। और सुनील को हमेशा आदत है, देखिए एक आजकल जो बड़ी अच्छी बात बोली है कि आजकल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फिल्म नहीं बनाई है। ये फिल्म बनी है, प्रोजेक्ट नहीं है। अगर प्रोजेक्ट ही बनाना होता तो ये भी अक्षय कुमार को लेके, रणबीर कपूर को लेके पिक्चर बनाते। नहीं, ही नोज दैट कि कुछ नहीं चलता। आशिकी में कौन था, जितनी भी लव स्टोरीज बनी है उसमें कौन सा स्टार था? कयामत से कयामत तक में कौन सा स्टार था? कोई नहीं था। आप ये कंटेंट से खेलते हैं। आपके पास अगर कहानी है, आपके पास अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपका कन्विक्शन है कि नहीं ये फिल्म है जो हमको बनानी है। और इस फिल्म में तो खास बात यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक सुनील को पसंद बहुत था। सुनील ने ये म्यूजिक पहले सुना था, और ये मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि ये एक ही बार एक आदमी ने किया था, महेश भट्ट ने, आशिकी में। उसके 3 गाने 4 रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस म्यूजिक पे कहानी लिखूंगा। तो सुनील ने ये पूरी कहानी बुनी उसके इर्द गिर्द। तो फिर उसके बाद जो कंटेंट जो फिल्म में था वो हम अंतरे में लेके आए, और हमने पूरी तैयारी की, और हमारी भी एक्साइटमेंट उतनी ही है। हम भी चाहते हैं कि यार जो लोग इतने फैन हैं नदीम श्रवण के हमारे, कि देखें तो सही उनका रिएक्शन क्या आता। अभी तो पहला पत्ता खुला, दूसरा पत्ता खुला, अभी इतने पत्ते खुलने वाले हैं। और धीरे धीरे मैं एक बात तुमको बताऊं कि ये जो इस तरह की फिल्मों का म्यूजिक होता है ना, इट टेक्स टाइम, बिकॉज ये लव स्टोरी है। और नदीम श्रवण के म्यूजिक की खासियत है कि मेलोडी जो होती है ना, उनकी बेस लाइन होती है। कुछ भी बनाएंगे उससे मेलोडी रहेगी, और मेलोडी को हमेशा थोड़ा वक्त लगता है। तो क्या होता है, रिएक्शन पहले आता है, झटका लगता है, लोग अच्छा हाय नदीम श्रवण। फिर धीरे धीरे वो पहले दिमाग पर उतरता है, फिर गले में आता है, फिर दिल तक आता है, फिर रूह में समा जाता है। तो ये म्यूजिक वहां तक पहुंचने वाला म्यूजिक है। और कमाल ये है कि इसमें कोई रोमांस का ऐसा, जब एक ट्रायंगल होता है ना, हमने जब
चाहे वो संगम से लेके आन से लेके आप जब आपको लव स्टोरी में ट्रायंगल मिल जाए तो उसमें कमाल म्यूजिक हो सकता है, क्योंकि उसमें जितने जज्बात हैं वो सब होते हैं जी। उसमें रोमांस भी है, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, उसमें जुदाई भी है, उसमें मिलन भी है, उसमें झगड़े भी हैं, उसमें कंपटीशन भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो इस पिक्चर में हमको वो सारी अपॉर्चुनिटी दी सुनील ने कि अब आप लोग दो अपना बेस्ट भाई, एंड वी ट्राइड एंड वी आर 100% श्योर कि वी विल बी सक्सेसफुल। एंड ये हमारे जो चाहने वाले हैं ना, हम कितना भी बोल दें, कुछ भी कर दें, जो कुछ चलाएंगे यही चलाएंगे। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यही टाइम है। आप लोग बोलते हैं ना कि यार अच्छा कुछ सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, अब अच्छा आया इसको सुनो और बताओ कि हमको अब यही सुनना है भाई। हाँ। सुनील जी, मैं इससे पहले कि सवाल पूछूं, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने आपका इंटरव्यू किया था और उसमें बहुत अच्छी हमने बातें भी करी, है ना। लेकिन उसके बाद मैंने गाने तो 1000 बार सुने हैं अंदाज के, लेकिन मैंने लूप में वो गाने सुने। आज भी जब मैं आ रही थी ना रास्ते में तो सुनती जा रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था। मतलब एक ही गाने को, पूरे एल्बम को मैंने कितनी बार सुना कल से मुझे याद नहीं है। और नीचे जो कमेंट्स लिखे हैं उसमें अभी भी लिखा जा रहा है कि ऐसी लिरिक्स कब आएंगी। सो यू नो थैंक्स टू यू, जैसा कि समीर जी ने भी कहा कि आपने जो ये रीस्टार्ट किया एक तरह से सीक्वल बनाने का, तो प्लीज़ आप भी कुछ बोलिए इसके लिरिक्स पर, संगीत पर। देखो, सिचुएशन की समझ जिस लिरिसिस्ट को अच्छी हो वही अच्छा गाना लिख सकता है, चाहे वो साहिर लुधियानवी हो, चाहे वो बख्शी साहब हो, चाहे वो समीर जी हो। इनको, समीर जी को सिचुएशन की समझ और लाइन इतनी मेलिफ्लुअसली खूबसूरती से आते हैं, बहुत अच्छा। वो तो पहले के राइटर होते तो बड़ा वर्ड्स प्ले पे, हेवी वर्ड्स प्ले करते हैं। अब तो आज की ऑडियंस बहुत सिंपल लैंग्वेज समझती है। हाँ। तो सिंप्लिसिटी के साथ खूबसूरती में बोलना जो है ना जी। वो इनका प्रॉवस है। और ये प्रॉवस हम 35 साल में, क्या 40 साल हो गए। इन्होंने जो पहला बड़ा गाना लिखा था, अमीर से होगा ना गरीब से होगा, वो फिल्म भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और उसके बाद अनगिनत फिल्में इनके साथ अब कर चुका हूँ। मैं क्या से 15 हो चुकी होंगी। तो ये 100 गाने के ऊपर हो चुके होंगे। तो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको लगता है ये जो ऑडियंस की डिमांड है कि वो लिरिक्स कब आएंगे, ये अंदाज टू फुलफिल कर देगा? उससे ज़्यादा करेगा। That's great. और जब वो फिल्म देखेंगे तो समझ आए कि लिरिक्स ऐसे क्यों है, इसका साउंड ऐसा क्यों है, इसके सिंगर्स, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है। नदीम श्रवण जो टीम है वो कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के बंदिश में बंधी हुई टीम है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण जो है वो लाजवाब सिंगर्स हैं 90s के। और नदीम श्रवण के गानों ने भी उनके लाजवाब होने में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन इस फिल्म में हम उनको लेना, मतलब आई वुड हैव लव टू वर्क विद देम, लेकिन समय की डिमांड ये थी कि हमारे जो एक्टर्स हैं उनकी उम्र की एज, मतलब एज ग्रुप जो है इस फिल्म में 20 और 30 के बीच का था। तो उस एज ग्रुप में थोड़ी सी जो आवाजें वो है ना, वो सीनियर लगती थी। नहीं तो अनडाउटेडली मैं तो दिन रात उनके गाने सुनता हूँ, बहुत फैन ऑफ ऑल होता है। लिरिक्स की बात करें समीर जी, तो मैंने आपको बोला, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिरिक्स, हम सोच में थे जिसके उस रात के दिन आए। मतलब तो वर्डिंग्स जो है ना गाने की, वो आपको फील कराते हैं। आपने बोला जो दिल से और रूह तक पहुंचती है एक्चुअली। और हम डिस्कस कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक फेक, ये पुरानी आज सुबह का मैसेज है। और एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग कि इतने अच्छे लिरिक्स कहाँ गए। अब इसमें वही झलक मिलेगी अंदाज वाली, या कैसी रहेगी? 100% बेटर झलक। तो सुनील ने एक बात कही ना कि नए बच्चे हैं, हाँ। तो उनको हमने नई आवाज़ें देने की कोशिश की है, नया साउंड देने की कोशिश की है। तो कहते हैं ना, अभी मैं बल्कि बोल चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि बॉटल भले पुरानी हो बट पैकेजिंग नई होनी चाहिए। तो ये नई पैकेज का एक गुलदस्ता है जो आपको मिलेगा। और देखो, लिरिक्स अच्छा ऑटोमेटिकली होना ही होना है, और खासतौर से लव स्टोरी में और अच्छा लिरिक्स नहीं हो तो आप बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। और अभी तो आपने कल मुखड़ों की झलक देखी है, जब आप अंतरों पे जाएंगे और जब लाइनें आप सुनेंगे। और नदीम भाई की एक और बड़ी खास बात है कि नदीम को एक तो शायरी की बड़ी अच्छी समझ है, और कई बार ऐसी लाइनें बोल जाते हैं कि आप शायर सरप्राइज कर जाएंगे, यार इनके दिमाग में कैसे है। तो उनमें और उस मेलोडी
उस लाइन को समझना। देखो, दो तरह के क्रिएटर होते हैं जी। एक क्रिएटर होता है जो दिमाग से काम करता है, वो उस चीज को जीता नहीं। हमने कभी भी सोच के कोई गाना लिखा नहीं जब तक हमने जिया नहीं, जब तक कहानी में जो किरदार हैं जब तक वो मेरे अंदर नहीं जाते, मुझसे वो लिखा ही नहीं जाता। अब साजन लिख रहा था तो मैं शायर बन गया था, अब मैं आशिकी लिख रहा था तो मैं आशिक बन गया था। हाँ। तो अब ये पिक्चर रोमांटिक फिल्म है, तो इसमें खुला जो रोमांस है मेरे अंदर, मेरी शायरी में जो निकल के आता है रोमांस, वो सब रंग आपको मिलेंगे देखने के लिए। और अगर इस फिल्म में अच्छा म्यूजिक ना हो और इस फिल्म में अच्छा उसका जो प्रोजेक्ट जो है टोटल वो लोगों को समझ में नहीं आए, तो इसमें और किसी का फेलियर नहीं है, वो हमारा है। क्योंकि सुनील ने बोला था कि हमारी पिक्चर में कोई हीरो नहीं सर, हमारी पिक्चर में नदीम श्रवण और समीर हीरो है। अब इससे ज्यादा आप पे कन्विक्शन कोई और क्या बताएगा। और हाँ, और इसमें अगर आप काम नहीं अच्छा करेंगे तो फिर आप कब काम करेंगे। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हम कभी भी, चाहे वो बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, कभी काम खराब नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि सवाल उस फिल्म का नहीं है, सवाल हमारे नाम का है। और हमारे फैंस जो हमको इतना चाहते हैं, वो जब हमारे गाने बाहर जाएंगे तो अब तो सोशल मीडिया पे वो लेफ्ट राइट लेते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है काम का। और ये इस फिल्म में तो जो कहानी है ना, आप कभी फिल्म के साथ गाने देखना, तब आपको समझ में आएगा कि इस लाइन। और सुनील का क्या है, ही इज द हार्डकोर मेकर। ये कहानी से एक इंच दाएं बाएं नहीं होते, एक एक लाइन के लिए 15-15 दिन हमारे झगड़े। सुनील नहीं समीर जी ये नहीं है, ये करेक्टर में नहीं है, आप प्लीज इसका कुछ करो। और फाइनली ये आदमी निकाल लेता है क्योंकि इसको मालूम है कि बेस्ट इन लोगों से कैसे निकालना है। नदीम के साथ भी यही होता है। अच्छा। जहाँ सुनील दर्शन की एंट्री हुई, वो बोलेंगे पंडित जी अब आप तैयार हो जाइए, आ गया, ये नहीं छोड़ेगा गला, इसको तो जो बेस्ट है देना ही पड़ेगा। और इसलिए इनका काम आज तक ये रिकॉर्ड रहा हम लोगों का। इनके साथ जितने गाने हुए हैं, नदीम श्रवण के साथ भी, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ भी, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक नॉट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा काम सिलेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि वही राइटर, वही म्यूजिक डायरेक्टर एक डायरेक्टर के साथ बहुत खराब काम करते हैं, और एक डायरेक्टर इसलिए नहीं कि वो खराब, सेलेक्टर खराब है। उसको अगर हम अच्छी चीज सुना रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, तू जो चाहिए वो ले ले, हम तो बाजार में माल बेचने के लिए बैठे हैं। मगर इनके साथ नहीं हो सकता, बिकॉज इनको म्यूजिक से पैशन है। इनके गाने जब बजते हैं तो इनका चेहरा आप देखो, वो पूरा नजर आएगा कि यार वो जो एक्टर है ना, वो कहीं अंदर दिख रहा है, वो शायरी नजर आ रही है। सुनील जी, कभी असली वाली भी फाइट हुई है? समीर जी के सामने बैठे हैं तो मैं इनके साथ वाली, या फिर नदीम श्रवण किसी के साथ भी? इन लोगों से आप इतना इज्जत करते हो, इतने मोहब्बत करते हो उनके काम की, उनसे झगड़ा कभी झगड़ा नहीं होता। हेल्दी कॉन्वर्सेशन। एक दूसरे में जब तक विश्वास कायम है तब तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती है। ओके। चाहे वो नदीम भाई हैं, बहुत ही लोगों को ऐसा लगता है बड़े डिफिकल्ट है। मैंने कभी, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कोई डिफिकल्ट है। उनको समझने वाला आदमी चाहिए। अगर नदीम को आपने समझ लिया, जी लाके चाहिए। अच्छा। अरे वो जो बोलते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, अगर नहीं समझा तब तो जो तुमने कहा कि उनसे ज्यादा डिफिकल्ट आदमी नहीं, मगर अगर समझ लिया फिर तो आपको लगेगा कि यार इस आदमी के साथ काम करने का जो लुत्फ है ना, किसी के साथ नहीं है। और वो आदमी हमेशा अपने लिए काम किया, उसने कभी भी नहीं कि इस प्रोड्यूसर को कन्विंस करना है या ये सुभाष घई को, ना 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 भाई, वो बाकी लोग गए, मुझे कन्विक्शन है मेरे गाने पे कि नहीं। वरना वो आदमी एक लाइन नहीं पास करे, एक गाना नहीं बाहर आने देगा। अच्छा। पूरे गाने कई बार प्रोड्यूसर बोलता है नदी पर नहीं सर, ये नहीं, आपकी पिक्चर का गाना नहीं, अगली मैं दे दूंगा, आपके लिए रखता हूँ, मगर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी फिल्म का म्यूजिक है। सुनील जी, जब कोई फिल्म डिसाइड होती है, सबसे पहले क्या, मतलब पहले आप लिरिसिस्ट, सिंगर और स्टोरी डिसाइड करते हैं, तब एक्टर, या पहले एक्टर और बाद? पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले कहानी, ऑफ कोर्स, उसके बाद कहानी के बाद जो है उसके सॉन्ग सिचुएशंस आ जाते हैं जब स्क्रीन पे लिखते हो। और उसके बाद जो है
नदीम भाई और समीर जी टेक्नीशियंस contact डिसाइड होते हैं, टेक्नीशियंस या और बाकी टेक्नीशियन जुड़ते हैं, एक्टर्स को फिर कोऑर्डिनेट किया जाता है। Okay. एक्टर्स को अभी तक जितना काम किया जिनसे हाँ। मेरे ख्याल से मैंने एक एक्टर के साथ काम ऐसे भी किया है जी। जिसको मैंने कहा आज से 4 दिन बाद तुमने सेट पे आके पूरी पिक्चर स्टार्ट टू एंड खत्म कर दी है अच्छा और 2 महीने उससे काम करके चला गया। वाह। दैट इज कन्विक्शन, नो? तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि इस एक्टर को ये सिंगर ही सूट करेगा और समथिंग लाइक होता है ना, लोग पहले बोलते थे कि शाहरुख खान की आवाज मतलब सोनू निगम गाते हैं तो एकदम डिट्टो लगता है, तो कभी आप लोगों के दिमाग में ऐसा कभी रहा या कभी आप लोगों ने ऐसा आई चूज डोंट किया? थिंक कि हमने ज्यादातर गानों पे अहमियत दी कि इस गाने को कौन ज्यादा सिंगर सूट करता है। हाँ। जैसे गाना हमको लगता कि नहीं उदित की आवाज में अच्छा लगे, देन वी टेक उदित भाई, चाहे शाहरुख हो या सलमान, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, गाना क्या डिमांड कर रहा है। जी। उसमें लता जी चाहिए, आशा जी चाहिए, अलका चाहिए, अनुराधा चाहिए, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, नॉट बिकॉज आपकी हाँ। अभी पिक्चर में न्यू स्टार कास्ट है तो नए लड़कों को नहीं नए तो चाहिए, हाँ। बट वो हमारे गाने को सूट भी करना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। उस हिसाब से डिसीजन है, कभी एक्टरों के हिसाब से हमने कोई गाना या कोई सिंगर डिसाइड ही नहीं किया, ना तो बनाया कोई गाना। हाँ। अब बताइए, आप दोनों लोग ऐसे हैं कि आप लोगों के सामने एक्टर्स ने रिक्वेस्ट की है मूवीज में लेने की, प्लीज आप बताइए कौन कौन से वो एक्टर्स थे जिन्होंने मूवीज के लिए रिक्वेस्ट की होगी और वो कौन कौन सी मूवी थी, और फिर समीर जी आपको ही बताना है। थोड़ा बहुत मुझे पता है बट सुनील जी से स्टार्ट करते हैं। ये उन एक्टरों का बड़प्पन है जी सबसे पहले, जिन्होंने आके आपको कहा कि क्या मैं आपकी फिल्म में काम कर सकता हूँ, जी। और मैं उस बात के लिए वो मेरे से बड़े हो जाते हैं हम्म। टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मेरी तकदीर बहुत ज़बरदस्त रही कि मुझे एक बार अमिताभ बच्चन साहब ने फ़ोन कर दिया और कहा फिल्म बना रहे हो, अमिताभ बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने कहा ज़रूर करना चाहूँगा सर, ऐसी बात कर। और उन्होंने कास्ट किया तो एक रिश्ता फिल्म बनी। जी। फिर एक एक्टर ने एक दिन फ़ोन किया था, उससे पहले कहा था सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज। लड़का बोले आज अभी इसी वक्त। मैंने कहा ठीक है 4 बजे आ जाओ। वो आए, मुझे मिले और वो अक्षय कुमार बन गए, जानवर, हाँ। प्रियंका चोपड़ा द सेक्रेटरी के साथ ऑफिस आई थी एक मुलाकात के लिए कि भाई वो चाहती थी वो हमारी फिल्म में काम करे, और फिल्म में आ गई, लॉन्च हो गई थी अंदाज में। जी। तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में वो काबिलियत समझी कि वो मेरे साथ और मैं उनके साथ काम कर सकूँ। और हैविंग सेड दैट, जितने एक्टर्स के साथ काम किया है लगभग सारे के सारे, कुछ तो हर जगह पर तो चांद पे भी दाग होता है, तो दाग लगाने वाले तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी इट वाज वंडरफुल। बॉबी देओल के साथ काम किया, तो मुझे अच्छा लगा बॉबी देओल के साथ काम करना। उसने जितनी कमिटमेंट की उसने पूरी ऑनर की, तो और क्या चाहिए था। नहीं, सारी फिल्में हिट है आपकी, कोई ऐसा ही नहीं जो हिट ना हो। समीर जी आप पत्ते खोलिए, बताइए राज की बातें। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट याद है। एक बार शाहरुख का मुझे याद है, दीवाना हम लोग कर रहे थे ना, तो नदीम भाई ऋषि कपूर के बहुत बड़े फैन थे, और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि ऋषि कपूर की कोई फिल्म मिले यार, मुझे मिले यार, और उनके गाने और उनकी स्टाइल के बड़े फैन थे। तो जब ये पिक्चर शुरू हुई दीवाना, राज कंवर डायरेक्टर, तो मुझे वो इंसिडेंट भी याद आता है कि जब राज कंवर कमाल का डायरेक्टर था, वो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो वो एक्टर भी था, डायरेक्टर तो था ही कमाल का, इवन अंदाज उसने की थी। जो आता था तो बोलते थे कि देखो राज, तुमको नदीम भाई बोले अच्छा गाना तभी दूंगा तुम पहले ऋषि भैया की तरह एक्टिंग करके बताओ। अच्छा। तो वो डिट्टो ऋषि कपूर जैसे एक्टिंग करते थे, वैसे करके दिखाता था, तब बोले हाँ अभी ले एक गाना दिया भाई। अच्छा अभी गाने होते रहे, और शाहरुख ने कहीं 2-3 गाने सुन लिए, तो उन्होंने बोला कि नदीम भाई इस पिक्चर में मैं भी हूँ, प्लीज सारे हिट गाने आप ऋषि भैया को दे रहे हो यार, एक गाना तो मुझे दो, वरना मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़ा इनोसेंट बच्चा है यार, रिक्वेस्ट कर रहा बता, इसको चलो देते हैं यार। तब 2 गाने जो हमने उनको दिया, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और वो अच्छी दीवानगी देखी नहीं गई। एंड ही वाज सो हैप्पी कि यार मिले, ये गाने मिले। सो बहुत कुछ एक्टर्स होते हैं जो कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसमें एक गाना ऐसा कर दो, एक गाना आपसे, चिची का जैसे गोविंदा का, उनका भी है कि सर इस बार तो फिर वो कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 का जादू क्रिएट करना है, तो आप
और उनको आदत भी है, कई बार वो आएंगे तो कुछ ना कुछ जुमले छोड़ जाएंगे, बात करते करते बोल जाएंगे कि सर। तो ये हैं कुछ एक्टर जिनके साथ हम लोगों ने, पहले के एक्टरों का एक अच्छा होता था, बहुत उनका इंटरफेरेंस नहीं होता था, बेचारे म्यूजिक सुनने या म्यूजिक डिसाइड करने नहीं कभी आते थे, क्योंकि तब वो प्रोड्यूसर नहीं हुआ करते थे, केवल एक्टर हुआ करते थे। अब एक्टर कम रह गए हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा हुए हैं, तो इसलिए उनको म्यूजिक, और ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं कि म्यूजिक के वो सेलेक्टर हैं जिनका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब वो जो अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अब इसका क्या होगा रिजल्ट, आप समझिए। ये जो डेकोरेशन हुआ है, इसमें यही तमाम लोग हैं। अरे भाई, आज सुनील दर्शन, सुभाष घई, संजय लीलापति, ये लोग म्यूजिक समझने वाले, राज कपूर, राज खोसला, मनोज कुमार, उनके यहाँ बेस्ट म्यूजिक क्यों आता था? हाँ। इसलिए नहीं कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भाई, उन्होंने जिसके साथ काम किया सुपरहिट म्यूजिक लिया। हाँ। तो इसलिए कि उनको खुद म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ थी। हाँ। अब आप एक डायरेक्टर हैं, आपको डायरेक्शन ही नहीं आता, तो आप कैसे हिट पिक्चर? मैं गाना लिखता हूँ, मुझे गाना लिखना ही नहीं आता और मैं गाना लिख रहा हूँ, तो भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो वही है कि डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्टर कौन है। आज सुनील दर्शन के साथ क्यों हर पिक्चर का म्यूजिक हिट होता है? बिकॉज ही नोज म्यूजिक। उनको पता है कि हमको क्या चाहिए, और ये लोग म्यूजिक, इनका पैशन है। अपनी पिक्चर क्या, इनको बाहर का भी मेरा कोई गाना सुनते हैं, फोन आ जाएगा, समझिए क्या कमाल का गाना लिखा आपने। तो ये पैशनेट लोग हैं। ये कई बार तो फिल्म ही बनाते हैं कि यार बहुत दिन हुआ एक अच्छा म्यूजिक नहीं सुना, चलो पिक्चर ही बना डालते हैं। सही बात है, सही कहा आपने, बिल्कुल। या और उस गाने के थ्रू पूरी पिक्चर चल जाती है, म्यूजिकल हिट। या भाई, ये पिक्चर म्यूजिकल हिट थी। जितनी लव स्टोरीज नहीं है, उनके पीछे 100% म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन रहा तो है। ताल की म्यूजिक आप देखिए, आज भी लोग सुनते हैं। अरे हीरो प्यारेलाल की सबसे बड़ा म्यूजिक दोस्ती फिल्म का था। या उसमें से गाने निकाल दो तो क्या जीरो हो जाएगा। अरे आशिकी से आप म्यूजिक निकाल दो, जीरो हो जाएगा। आशिकी इज ऑल अबाउट म्यूजिक। ऑल अबाउट। हाँ। बट एक क्रेडिट का जैसे देखा जाए कि जो टॉप, अगर बड़े एक्टर्स, ए लिस्टर्स की हम बात करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत होती है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ उन चेहरों को मिलता है जो स्क्रीन पर दिखते हैं, स्पेशली वो जो मेन लीड में होते हैं? तो आज से नहीं, ये शुरू से ये दुर्भाग्य रहा है टेक्नीशियंस का कि हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा पॉपुलर है, जो दिखता है वो बिकता है। हमारी प्रॉब्लम है, तो चलो अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया और हम दिखने लगे हैं, तो लोग पहचाने। आज आपको पूछूं कि साहिर साहब की शक्ल आप किसी को नहीं मालूम, शैलेंद्र की शक्ल किसी को नहीं मालूम, बट ये आपको पता है राज कपूर कैसे थे, वैजयंती माला कैसी थी। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा है, और जो सुनने वाले, देखने वालों, उनसे भी बड़ी शिकायत है। गाने सुन लेंगे, कभी वो ये नहीं पढ़ेंगे कि लिखा किसने है, बनाया किसने है। ये शाहरुख, अरे भाई शाहरुख का गाना कहाँ से हो गया भाई? जिसने क्रिएट किया है वो डायरेक्टर का नाम आपको याद नहीं है, राइटर का नाम याद नहीं है, और आप गाने, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका नाम देखें। और आज तो सोशल मीडिया पे एक बटन दबाने की जरूरत है, पूरा उनका विकिपीडिया पे पूरा इतिहास आ जाएगा। मैंने देखा ना, मैं तो काउंट नहीं कर पाई आपके कि कितने गाने आपने लिखे हैं। ये तो इसलिए क्योंकि लोग इतने चाहने वाले, सारे हिट है, सुपर हिट है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे इस पे? जो अगर मैं क्रेडिट की बात कहूँ, जो ऑडियंस के मन में रहता है, जैसे सर ने भी बोला कि शाहरुख का गाना, सलमान का, अक्षय का गाना, प्रियंका का गाना, कहीं ना कहीं एक वो थोड़ा सा मलाल सा रह जाता है कि इतनी मेहनत की है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, सिंगर ने, लेकिन क्रेडिट वो जानबूझ के कोई नहीं पब्लिसाइज नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, जो मेहनत होती है वो कंपोजर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट की होती है। सिंगर आके 1 घंटे में गाना गा के चले जाते हैं जी, लेकिन उनको ये गाना या सिंगर का बन जाता है या फिर उस शक्ल का बन जाता है कि सिंगर को तो शो मिल जाते हैं, वो सारी जिंदगी शो करते रहते हैं उन गानों के ऊपर। जो कंपोज किसने किया है, आइडिएट किसने किया है, वर्ड्स किसने दिए हैं, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कई नाइंसाफियां हैं, उनमें से एक नाइंसाफी ये भी है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अभी एआई का जमाना आ गया है, सीरियल्स बन रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज बन रही हैं, म्यूजिक बन रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वी आर लीस्ट बादर फॉर एआई। मैं तुमको बता दूं एक बात, हमारा एआई कुछ नहीं कर, एआई जो है उसको बेस्ट कर सकता है, उसको अलग कर सकता है, उसमें बहुत कुछ अलग। एआई वो नहीं करता जो हमारे अंदर है जी। वो एआई कभी जिंदगी में नहीं ला सकता, वो केवल हमारे अंदर है। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं बहुत बार सुनाता हूँ ये, कि उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे,
ताजमहल बनवा दोगे, एआई ताजमहल बनवा देगा, मुमताज कहाँ से लाओगे क्या? वो नहीं ला पाओगे। तो एआई से क्रिएटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बोलता हूँ डबल एआई आ जाए तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे करियर में एआई से बल्कि बेहतर होगा, हमको कोई नुकसान नहीं है। बताए ना, जो हमारे दिल में गाने पड़े हुए हैं एआई निकाल के बताए। एआई से बोलो कि भैया समीर जी के दिल में कुछ बस 200 गाने अभी भी हैं, तो तू जरा वैसा लिख के बता। मैं कभी कभी मजाक लेने के लिए खुद बोलता हूँ एआई पे, मैं बोल रखता कि जस्ट राइट समथिंग लाइक समीर अनजान, ऐसा लिख के आता है कि आपको हंसी आएगी। वो दिल ले लिया, आशिकी ले ली, दिलबर दीवाना ले लिया, लिख दिया तुरंत। तो यही होगा, एआई से हमको कोई खतरा नहीं है। सर डायरेक्शन में कुछ आपको लगता है कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ हार्म्स है, क्या है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव समझ लेना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लॉज बनने उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी गवर्नमेंट और आपकी जो सिस्टम है और आपका जो लीगल सिस्टम है उसका लीगल कंप्लायंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में इन चीज़ों की कमी है और आपके चैनल्स के थ्रू ये बात कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि भाई प्लीज डू समथिंग टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट्स। ओके, लास्टली एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि समीर जी भी बनारस से और मैं ऑफ कोर्स बलिया से, और आजकल बहुत भाई ये जो हिंदी और मराठी का, और ऊपर से ये आ गया है कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को यहाँ से भगाओ, वो लोग मराठी नहीं बोलते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, काफ़ी बयानबाजी चल रही है। पहले तो ये बताइए क्या ये सही है किसी भी भाषा पर इस तरह का विवाद होना? देखो, मेरा तो एक ही लाइन में तो कविता में आपको जवाब देता हूँ, और तमाम लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। हम जिस देश में रहते हैं ना, आपको भाषा पे, धर्म पे, जात पे बात करने का कोई हक नहीं है। पहली बात ये आज से नहीं, सदियों से चीजें चली, और इसीलिए हम लोग इतने साल से साथ हैं। और ये जो आग जो निकली है ना, यही सारे बिखराव का कारण बनेगी। मेरी एक लाइन है कि मत पूछ है मेरा कौन वतन और मैं कहाँ से हूँ। मत पूछ है मेरा कौन वतन और मैं कहाँ से हूँ, सारा जहाँ है मेरा, मैं सारे जहाँ का हूँ। खत्म करो बात यार, क्या ये कुछ नहीं है। ये न तो मराठी हिंदी का झगड़ा है, ये केवल वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। ये देखना है, अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगी। बट ये दिस इज गिव द बैड टेस्ट, यू नो। उस जमाने के जो पॉलिटिशियंस थे, ये छोटी छोटी बातों में कभी नहीं पड़ते थे। ये बहुत ही जिसको बोलते हैं नीचे स्तर की बात है यार। हम मराठी हो कि गुजराती हो कि पंजाबी हो कि कोई भी कास्ट के हो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं। इतने साल से हम मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई को हम अपनी कर्मभूमि मानते हैं। तो हम अगर मुंबई से प्यार नहीं, केवल मैं मराठी नहीं बोलता हूँ इसलिए मुझे मुंबई में रहने, महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। अब कल को उत्तर प्रदेश वाले बोलें कि आपको यूपी की भोजपुरी नहीं आती तो आप वहाँ से, अरे यार ऐसा होता है क्या? और हिंदी तो सबकी है ना भाई। केवल हिंदी में वो कलेजा है जो हर भाषा को बोलती है कि तुम आ जाओ मेरे पास। हमको किसी से कोई दुराव नहीं है भाई। तो मैं इन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज इस तरह की राजनीति मत करिए। हम सब आपके साथ हैं, आप सब आपके भाई हैं। ये जात, धर्म, भाषा, इन चक्करों में लोगों को मत डालिए। सुनील जी, आपकी क्या राय है प्लीज? बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इंसानियत को अपना धर्म समझता हूँ, इंसानियत को अपनी भाषा समझता हूँ। और क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए भारतीय है, तो इसलिए भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसे ही मानते हैं। और सबको सम्मान करना चाहिए भाई। मैं तो बोलता हूँ हर भाषा का सम्मान करो, हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और ये अच्छी बात है, वैसे आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसकी भाषा अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मगर ये शर्त हो कि अगर आपको रहना है तो आपको मराठी ही जाननी पड़ेगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच।